हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन। वो क्या है? अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालना है, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, इसको मान लेते हैं x ईयर्स। और उसके जो दो बच्चे हैं उसकी भी हमें एज पता नहीं है, तो उसको भी मान लेते हैं कुछ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी एज मान लेते हैं हम लोग y ईयर्स। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड चाइल्ड, जो उसका सेकंड चाइल्ड है उसको मान लेते हैं, उसकी एज मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है, z ईयर्स, सॉरी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन बोला जो फादर की एज है, मतलब कि x इक्वल टू वो क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन या चिल्ड्रन y प्लस z, इनकी एजेस की सम, और इसके 3 टाइम्स है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, सम ऑफ एजेस और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। फिर क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 5 years, अगर 5 years की बात करें तो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद फादर की जो एज अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद क्या होगी उसकी x प्लस 5 होगी। प्रेजेंट एज अगर फर्स्ट चाइल्ड की y है, तो फर्स्ट चाइल्ड की एज 5 साल बाद क्या होगी y प्लस 5 होगी। सिमिलरली सेकंड चाइल्ड की जो एज होगी वो क्या होगी z प्लस 5 होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 5 years हिज एज, जो फादर की एज है 5 साल बाद x प्लस 5, ये 5 साल बाद फादर की एज है, ये किसके बराबर है, विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। इसके दो बच्चे हैं जो इनकी एजेस के सम के बराबर है, और उसके कितना है 2 टाइम्स है, तो इसके बच्चों की जो एजेस होंगी 5 साल बाद का सम वो ये होगा y प्लस z प्लस 5, और इसका कितना 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कितना कर दिया 2। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 2, ये दोनों लाइक टर्म है, y प्लस z प्लस 10 हो गया ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y प्लस z प्लस 10। ये मेरे पास नंबर बचा हुआ है। अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है फादर की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस z। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से y प्लस z की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, घुमा के लिखना है तो उसको ऐसे घुमा के भी लिख सकते हो, y प्लस z इक्वल टू x अपॉन 3। तो ये वाली वैल्यू इतने में पुट कर देते हैं, y प्लस जेड की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, x प्लस 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस जेड की जगह क्या लिख रहे हैं, x अपॉन 3 प्लस 10। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व कर लेना, अपॉन 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये इससे मल्टीप्लाई पूरा, ये होगा 3x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 2x प्लस 230 जा 60। सॉल्व कर लो, ये इधर आएगा लाइक टर्म, तो x बचेगा, 3x में से 2x गए, 1x 1 लिखते नहीं है, 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16 माइनस 50, 60 माइनस 50 हो जाएगा 45, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 45 हो गई है। तो x हमने क्या मानी थी, फादर की एज मानी थी, फादर की प्रेजेंट एज हमने निकाली है, वो क्या है 45 ईयर्स है। तो यहाँ पर नीचे लाइन लिख देना, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी 45 ईयर्स। अगर हमें उसके बच्चों की सम ऑफ एजेस निकालना है, मतलब y प्लस z की वैल्यू निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 45 है, तो y प्लस z, x की वैल्यू हमने निकाल ली, फादर की एज 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 15 जा, मतलब सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन वो कितना हो जाएगा 15 ईयर्स हो जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी होगी 45 ईयर्स हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अपना बोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें k की वैल्यू निकालनी है, हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। हमें k की वैल्यू निकालनी है, जब k की वैल्यू निकालेंगे तो इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस बराबर किसके होना चाहिए, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, और जब k की वैल्यू निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ होने चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2 कर दिया। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको 2 लिख दिया। अब b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू, ये कहाँ से आएगी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है, और ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास थर्ड टर्म है, वो पूरी की पूरी क्या होगी c की वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, b की वैल्यू हमारे पास इस वेरिएबल के साथ क्या माइनस k
+6 है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। आगे सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -6 माइनस के माइनस प्लस क्या होगा माइनस। सी की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 के -1 है। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 2 या 4 के और -2 वो भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -6 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया -6। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 के -1 है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा k +6 = 2k -1। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं और वहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। ये k इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, -2k -1 +6 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। माइनस प्लस क्या होते हैं या प्लस माइनस क्या होते हैं -2 में से 1 गया, कितने बचेगा 1 लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, तो माइनस के माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। के की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई है। जब के की वैल्यू 7 में पुट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा या इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करूंगा और अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा तो उन दोनों के बीच में ये रिलेशन आ रहा होगा जब के की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन, वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब उसमें रियल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 आई या फिर डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई तो उस कंडीशन में उसके कैसे रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, जो 2 सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो रियल रूट्स होंगे। तो हमें नो रियल रूट्स, यही चीज़ डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो a हमें कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या होता है a। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि -4 और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या 3 है। यहाँ पर पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। तो d = b², b की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया। -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16, 4 2 8, 8 3 24। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8 आ रहा है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो हमारे पास b² - 4ac है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। तो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा लिख लेना, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन। इफ HCF, 2 नंबर का जो HCF है वो 6 दे रखा है, इन्हीं दोनों नंबरों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर होता है किसके, HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के। तो जो 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर हमें कितना दे रखा है 336 दे रखा है, सेकंड नंबर हमें कितना दे रखा है 54 दे रखा है, HCF हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और LCM आ जाएगा। ए फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 336 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 54 है, इक्वल टू HCF हमारे पास कितना दे रखा है इन दोनों नंबर का 6 मल्टीप्लाई बाय LCM हमें निकालना है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू LCM। 6 1 जा 6 9 जा, इसको घुमा के लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3024। ये हमने LCM निकालना। बाकी डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन, वो क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40 एंड दैट ऑफ 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर 4 टर्म्स का सम 40 दे रखा है एंड 14 टर्म्स का सम हमें कितना दे रखा है 280 हमें दे रखा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि AP है, AP का फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म नहीं पता, सिक्स टर्म नहीं पता, कितने टर्म्स हैं वो भी नहीं पता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितने हैं, n है।
अब क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का जो सम है वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। और ऐसे ही 14 टर्म्स का जो सम है वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 280 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इस एपी में जितने टोटल टर्म्स हैं वो पता नहीं है तो उनको n मान लिया है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब अगर मुझे Sn की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला है। अगर मुझे S21 टर्म्स पूछते तो मैं यहाँ क्या लिख देता, S21 इक्वल टू 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अभी मेरे पास n की वैल्यू n ही है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। वो किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी और इसकी मदद से। तो सिंस S4 हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, S4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, S4 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 सम ऑफ 4 टर्म्स। सम ऑफ 4 टर्म्स हमें कितना दे रखा है, 40। n की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, 4 टर्म्स हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही लिख दिया है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। d की वैल्यू हमें पता नहीं है तो d लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 1 जा 2 20 जा, एंड 20 इक्वल टू ये कितना बचा, 2a, 4 में से 1 गए, कितने बचे, 3, और 3 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d। इसको घुमा के लिख लेते हैं, 2a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया, 20। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ से निकालते हैं S14 की वैल्यू। S14 को कैसे लिख सकते हैं, S14 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 है, 14/2 2a, a की वैल्यू पता नहीं है तो 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 14 है, n की वैल्यू 14 माइनस 1 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13d हो जाएगा। और S14 सम ऑफ 14 टर्म्स हमें कितने दे रखे हैं, 280 दे रखे हैं, 2 1 जा 2 7 जा 7 2a प्लस 13d, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 7 1 जा 7 40 जा, तो इसको घुमा के लिख देते हैं, 2a प्लस 13d इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई सा भी मेथड, a और d की वैल्यू हमें चाहिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लिख दिया पहली इक्वेशन, 2a प्लस 3d इक्वल टू 20 एंड 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। नीचे वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। 13 में से 3 गए, कितने बचे, 10d, साइन किसका आएगा, माइनस का। 40 में से 20 गए, कितने बचे, 20, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे, सेम AP है तो कॉमन डिफरेंस भी AP में क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे निकालना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देते हैं और a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2a प्लस 3d मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना है, 20 है, ये 6 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 20 में से 6 के कितने बचे हमारे पास, 14, 2 1 जा 2 7 जा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। अब हम लोग सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ n टर्म का इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। सम ऑफ n टर्म्स है तो n की वैल्यू तो यही है, n/2 2a की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी, 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, n ही है, n-1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पर इसको 2 लिख दिया। फिर n/2 इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14 प्लस 2n-2 ये हो गया, n/2 इसको आगे सॉल्व करते हैं, 14 में से 2 गए, हमारे पास कितने बचे, 12 प्लस 2n बचा। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल n, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा n, 6 प्लस n बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6n प्लस n²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, n² प्लस 6n, मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगा, n² प्लस 6n। अगर यहाँ पर है जगह तो यहाँ पर लिख लेना, कहीं पर भी नीचे, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या आ गया, n² प्लस 6n। इसका मतलब है इस AP का, जो हमें AP दे रखी है, अगर मुझे इसका फर्स्ट टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा। अगर इसको चेक करना है तो s की वैल्यू यहाँ पर जो 4th टर्म है
4 टर्म है तो यहाँ पर S4 लिखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर है प्लस 6, n की वैल्यू कितनी 4 है। सम ऑफ 4 टर्म्स हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40 दे रखा है, इसका आंसर 40 आना चाहिए। 4 4 जा कितना 16 है, 6 4 जा कितना है 24 है, इन दोनों को प्लस कर दो 10 40, ये सम ऑफ 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया 40। ये हमें निकालना नहीं है, अगर जो भी पूछते हैं इस AP का 21 टर्म्स तो n की वैल्यू 21 31 जो भी पूछते हैं वो पुट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन, वो क्या है। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो हमें पता नहीं है। अगर वो निकाल लिया तो हमें फ्रैक्शन पता लग जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं न्यूमरेटर को x, लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेते हैं y, इसको मान लिया है y। तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा, और x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इसको बोलते हैं। अब न्यूमरेटर में से क्या कर दिया है सब्ट्रैक्ट कर दिया है 2, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करा, y का y है। तो इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर आगे से एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से होगा 3x माइनस 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू कितना हो गया y। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x, ये इधर आएगा माइनस में, ये उधर जाएगा प्लस में 6। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई फर्स्ट हो गई है। अब आगे चलते हैं, फिर बोला एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट, इसमें बोला है कि 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो x y इसमें डिनोमिनेटर में से कितना -1, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। इसको फिर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास होगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू y माइनस 1, y इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या हो गई है इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं ना सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं एक और बार। 3x माइनस 6 इक्वल टू 6 है एंड 2x माइनस y इक्वल टू -1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 3x माइनस y है, यहाँ पर ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x बचेगा। 6 + 1 कितना होता है 7, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर वाले पार्ट की वैल्यू आ गई है। डिनोमिनेटर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 7 है, x की वैल्यू 7 है, फर्स्ट सेकंड या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट में ही पुट कर सकते हो। तो 2 × 7, x की जगह क्या लिख दिया 7 माइनस y इक्वल टू -1, 2 7 × 14 माइनस y इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, -1 -14 माइनस y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। तो x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमसे फ्रैक्शन बोला था क्या होगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 लिख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई है 15 लिख दी। ये हमारे पास क्या हो गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। अगर इसको चेक करना है तो x की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे 7 और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1/3 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे 7 और y की वैल्यू रखेंगे 15, जब इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।